नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है प्रेमचंद की सीक्रेट डायरी। शुरू करते हैं। जून की उमस भरी दोपहर थी। चौराहे पर सख्त धूप आग बनकर बरस रही थी। बड़े चौराहे के किनारे बने हुए एक टेम्पो स्टैंड पर बहुत सारे ऑटो रिक्शा सवारियां भर रहे थे और ऐसे ही एक शेड ऑटो में बाकी सवारियों के साथ बैठा था शेखर। शेखर की उम्र कुछ 37 के आसपास थी। नजर का मोटा चश्मा था, खिचड़ी बाल थे। वो बस स्टॉप जा रहा था जहां से उसे चंदसर गांव की बस पकड़नी थी। शेखर सीट के सबसे किनारे बैठा था। वो अपने झोले को देख रहा था, उसे संभाल रहा था। सड़क पर आते जाते लोग गुजर रहे थे कि तभी उसी वक्त एक लड़का उन ऑटोज के पास से गुजरा और लोगों को एक गुलाबी रंग का पैम्फलेट पकड़ाता हुआ चला गया, जो विज्ञापन के पर्चे होते हैं। शेखर ने वो देखा तो उस पैम्फलेट पर कहानियों के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर थी और नीचे लिखा था प्रेमचंद जयंती पर विशाल समारोह। उस पे नीचे लिखा था कि आने वाली 31 तारीख को जब ये मुंशी प्रेमचंद की सालगिरह होती है, उस मौके पर गांधी पार्क में जिला कलेक्टर साहब प्रेमचंद की एक बड़ी सी मूर्ति का अनावरण करेंगे। तो शेखर यूं तो एक एनजीओ में काम करता था। उनका काम ये था कि वो दूर दराज के बेहद पिछड़े इलाकों में पीने के पानी को मैसर करने की कोशिश करना था। उसी सिलसिले में वो चंदसर गांव जा रहा था। वहां वो जाते थे और देखते थे कि यहाँ पीने के पानी के कितने स्रोत हैं, लोगों को क्या परेशानी हो रही है। उस पर वो एक रिपोर्ट बनाती थी उनकी एनजीओ, जिसमें ये अलग अलग गांवों में जाते थे। वैसे ये नौकरी शेखर को ठीक ही लगती थी, पर ये उसकी पहली पसंद नहीं थी। वो तो हमेशा से राइटर बनना चाहता था। और वैसे ये भी कोई अजीब बात नहीं क्योंकि उसने पहले कई बार किताब लिखने की कोशिश भी की, कई स्क्रिप्ट्स उसने तैयार भी की और कई बार वो अपनी किताबें लेकर कुछ पब्लिशर्स के पास भी गया। लेकिन वो जिस तरह की किताबें लिखता था, पब्लिशर्स उसे छापने के लिए तैयार नहीं होते थे। पिछले साल जब वो अपनी एक स्क्रिप्ट लेकर पब्लिशर्स के पास गया था, तो पब्लिशर ने कहा, भाई देखिए, आप बहुत ही कड़वा लिखते हैं। भाई लोगों को चाहिए कुछ प्यार मोहब्बत की कहानियां हो, कुछ हंसी मजाक हो। अब ये कौन जानना चाहता है कि दूर दराज के किसी गांव में पानी की दिक्कत है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है? इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे भाई, फला गांव में लोगों को 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। ये कौन पढ़ना चाहेगा? भाई आप जाइए और जाकर कुछ ऐसा लिखिए, कुछ मजेदार जो लोग पढ़ना चाहें। भाई हम भी तो बिजनेस कर रहे हैं, कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे। अचानक एक ब्रेक से शेखर का ध्यान टूटा। उसने देखा कि बस स्टॉप आ गया था। कुछ देर के बाद वो एक बेहद जर्जर और टूटी फूटी बस की एक उधड़ी हुई सीट पर बैठा था और ये बस उसे चंदसर ले जा रही थी। चंदसर गांव आबादी से कुछ 300 किलोमीटर दूर था। यहां उसे अपनी एनजीओ के लिए एक रिपोर्ट बनानी थी। वो खिड़की वाली जो विंडो सीट होती है, उस पर बैठा हुआ था और वहां से वो गुजरते हुए शेखर उस सड़क को देख रहा था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। मेघा कॉलिंग लिख कर आया। मेघा उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो शादी करने वाला था, या यूं कहिए कि शादी करना चाहता था, पर उसके हालात अभी वैसे नहीं थे कि वो शादी के लिए हाँ कर पाता। हाँ मेघा, कॉल रिसीव करते हुए कहा। हाँ, ऑफिस के काम से जा रहा हूं, बताया था ना चंदसर गांव जाना है। हाँ, अभी रास्ते में हूं। मेघा पुणे की एक कंपनी में काम करती थी। एक मोटी सैलरी थी उसकी। शेखर से मोहब्बत करती थी, लेकिन दिल ही दिल चाहती थी कि शेखर कुछ बेहतर करे, जिससे उसकी जिंदगी में पैसे आए, स्टेबिलिटी आए, क्योंकि तभी वो लोग शादी का ये फैसला ले सकते थे। कम से कम वो अपने घर पे बात कर सकती थी। अभी तो उसकी जो तनख्वाह थी शेखर की, वो अपने घर पे शेखर के बारे में बता भी नहीं सकती थी। हालांकि शेखर हर बार की तरह उसे इस बार भी यही कह रहा था कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर गरीबों पर, मजलूमों पर, बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों पर पड़ती थी, वो ये सब भूल जाता था। खैर, 8 घंटे के उस थका देने वाले बस के सफर के बाद वो एक सुनसान चौराहे पर उतरा।
वहां से एक पगडंडी पर वो 3 मील पैदल चला और फिर एक बैलगाड़ी मिली जिससे वो उस चंदसर बीहड़ गांव में पहुंचा, जहां आज भी बिजली के खंभे नहीं लगे थे। यही था चंदसर गांव, आबादी से कटा हुआ। यहां रहने वालों के लिए नल से गिरता हुआ पानी किसी ख्वाब की तरह था। गांव से कई मील दूर एक तालाब था, जहां से लोग पानी भर कर लाते थे सर पे घड़ा रखकर। वहां आप कतार से जाती हुई औरतों को देखते थे। उसने कैमरे से कुछ तस्वीरें क्लिक की, तमाम लोगों से बातचीत की, रिपोर्ट्स बनाई, बहुत सारा डेटा नोट किया। दिन भर के काम के बाद जब शाम हो गई और वो बहुत थक चुका था, उसे प्यास लग रही थी, शेखर की नजर किनारे बने एक झोपड़े पर गई। उसे बहुत शदीद प्यास लगी थी। उसका गला सूख रहा था। वो एक बोसीदा सा लटकता हुआ छप्पर था, दीवार पे बने हुए ताक थे जिनमें एक जंग खाया हुआ चिराग ऊंग रहा था, किसी खानदान के आखिरी बुजुर्ग की तरह। कोई है? सुनिए, शेखर ने आवाज दी तो अंदर से पहले थोड़ी आहट हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक बुजुर्ग खांसता हुआ बाहर आया। नंगी पीठ, मैली सी धोती बांधे वो बुजुर्ग बोला, कौन आए? मैं शेखर हूँ, आपके इलाके में आया हूँ एक रिपोर्ट बनाने। वो पीने के पानी की जो समस्या है यहाँ, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बुजुर्ग ने तिरछा मुस्कुराया और कहा, जाओ बबुआ जाओ, कछु नहीं हो जी सबसे। सैकड़न लोग आए चले गए, ये गांव के नसीब में नलके नहीं ना। अरे ऐसा मत कहिए, मैं एनजीओ से हूँ, शेखर ने अपने बारे में बताया। थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग बातचीत के लिए भी मान गया। शेखर ने देखा कि वो मिट्टी से पुता हुआ एक कमरा था, जहां जीने के सामान के तौर पर एक खाट थी, एक संदूक था और कुछ टूटे फूटे बर्तन थे। वहां बैठकर शेखर ने उस बुजुर्ग से एक गिलास पानी मांगा तो बुजुर्ग थोड़ी देर में एक कटोरे में पानी लेकर आया। शेखर ने देखा कि वो पानी इतना मटमैला था कि शेखर या उसकी तरह शहर में रहने वाले हमारे आप जैसे लोग उसे नहीं पी सकते थे। शेखर ने हैरानी से कहा, आप लोग ये पानी पीते हैं? हाँ भैया, यही पीते हैं। गंदा लग रहा होगा तुम्हें? हाँ, अब तालाब का पानी है तो ऐसा ही होता है। शेखर ने कटोरा किनारे रख दिया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। वो बुजुर्ग बोला, भैया वो जब चुनाव वाली गाड़ी आती है ना, तो वो सब भोपू में कहते हैं कि अब की बार नलके आ जाएंगे यहाँ पर 30-35 साल से तो हम ही देख रहे हैं, अभी तक तो नहीं आया इस गांव में। यही नसीब में मटमैला पानी सा है। शेखर ने सूखे गले में कुछ कटका और वो अपने झोले से उसने कागज निकाला और कुछ लिखने लगा। रिपोर्ट तैयार कर रहा होगा। लेकिन उसी दौरान जब उसने झोले से अपनी एक कागज निकाला तो वही पैम्फलेट, जो पिंक कलर का पैम्फलेट उसे प्रेमचंद वाला किसी ने दिया था जब वो ऑटो में बैठा था, वो उसके झोले से सरक कर नीचे गिर गया। उस बुजुर्ग ने पैम्फलेट पे बने हुए प्रेमचंद को देखा और कहा, ये वही है ना भैया, प्रेमचंद? बुजुर्ग ने पैम्फलेट उठाते हुए कहा। शेखर बोला, जी आप जानते हैं इन्हें? वो बोले, हाँ, इनकी तो बहुत किताबें विताबें पे इनकी फोटो रहती है। वैसे तुमको पता है, ये हमारे जो बाबूजी थे, ये उनके दोस्त रहे। अच्छा? हाँ, ये हमारे बाबूजी जो थे वो बता रहे हैं कि ये अक्सर घर पर आते थे। अच्छा। शेखर ने फिर बात को वापस मुद्दे की तरफ ले जाते हुए कहा, जी अच्छा ये बताइए, क्या ये पानी से आसपास के गांव में कुछ लोगों की मौत भी हुई है क्या? कुछ आप अगर कुछ नंबर बता सकें कि कितने लोगों की मौत हुई होगी, अंदाजन अगर आप कुछ बता सकें तो। शेखर ने देखा कि कोई जवाब नहीं आया। उसने देखा तो वो बुजुर्ग अभी भी वही पैम्फलेट देख रहे थे। कहने लगे, हम बहुत छोट रहे जब उस वक्त एक बार ये आए रहे घर पे और ये अपना कछु सामान भूल गए रहे। बाबूजी रखे रहे बहुत समय तक, फिर उसके बाद हमने रख लिया। अब की शेखर चौंका, क्या बात कर रहे हैं, इनका कुछ सामान? हाँ, कुछ एक पोटली जैसी थी, वो बाबूजी ने रखी थी, बोले ये प्रेमचंद की है।
फिर वो उनकी मौत ही हो गई और उसके बाद से वो रखी है। फिर बाबूजी भी नहीं रहे, हमारे पास रखी होगी अलमारी में, दिखाएं? हाँ हाँ दिखाइए। बुजुर्ग बड़ी मुश्किल से उठा और फिर वापस अंदर वाले कमरे में गया। कुछ देर तक अलमारी और बक्से खोलते बंद करते रहा, कुछ आवाजें आती रहीं। फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस आया। उसके पास एक मैली सी पोटली थी जो उसने हाथ में पकड़ी थी। बोला, ये देखो भैया, यही आए। शेखर ने वो पोटली ली और जल्दी से वो जिज्ञासा में उसे खोलने लगा। उसने देखा कि उसके अंदर कुछ बहुत पुराने गले हुए कागज थे, कुछ खत थे, कुछ रसीदें थीं। बुजुर्ग बोला, हमारे तो ये कशु काम क्या है ही नहीं, देखो तुम ही रख लो। कहते हुए बुजुर्ग किनारे हो गया। लेकिन शेखर की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने देखा कि कुछ सादे कागजों को जोड़कर एक डायरी बनाई गई थी, जिसमें ऊपर तारीख लिखी थी सितंबर 1936, यानी प्रेमचंद की मौत से वही साल था ये 1936 का, यानी ये जरूर उनकी मौत से ठीक पहले की लिखावट होगी इस डायरी में। प्रेमचंद के अपने हाथों से लिखी हुई कुछ पंक्तियां थी उसमें, जो शायद उन्होंने वैसे ही लिखा होगा जैसे अक्सर राइटर्स लिखते हैं कि कुछ याद आ जाता है तो एक डायरी में दर्ज कर लेते हैं कि इसको अगली कहानी में इस्तेमाल करेंगे। शेखर के हाथ कांप रहे थे। ये एक बहुत अजीम चीज थी, बहुत कीमती। ये प्रेमचंद की वो लिखावट थी जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा था, उनकी मौत के 90 सालों के बाद भी। अब ये और कीमती हो गई थी। शेखर की आंखें हैरानी से फैलने लगी। उसके दिमाग में न जाने क्या आया। उसने वो डायरी और वो सारा सामान उठाते हुए कहा, असल में 31 तारीख को एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं सोचता हूं कि आयोजकों से बात करूंगा और कार्यक्रम में इसे मैं पढ़ के सुनाऊंगा। आपका भी जिक्र करूंगा उसमें। ये तो बहुत कीमती चीज है भाई, आपने संभाल के रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ लिए जाओ, हमारे किस काम की, उस बुजुर्ग ने बहुत मासूमियत से कहा। शेखर प्रेमचंद की वो डायरी लेकर अगले दिन वापस आ गया। इस एक दिन में उसके मन में हल्की हल्की लालच भी आने लगी थी। उसे लगने लगा था कि प्रेमचंद की मौत के 90 सालों के बाद जब वो इसे दुनिया में मंजर आम पर रखेगा, उन्हें पढ़ के सुनाएगा, तो पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां भी प्रेमचंद को पढ़ने वाले, उनको चाहने वाले लोग रहते, वहां हंगामा मच जाएगा। शेखर ने उस 31 जुलाई वाले जलसे में के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनका नंबर निकाला और उन्हें फोन किया। अस्थाना साहब थे कोई। तो जाहिर है अस्थाना साहब को जब इसने बताया तो वो भी चौंक गए। उन्होंने तो फौरन कहा कि अरे भाई आप जल्दी कल दफ्तर आ जाइए और हम बिल्कुल इसको शामिल करेंगे उस कार्यक्रम में। वो तो है ही प्रेमचंद जी के बारे में, और एक बार देख लेते हैं कि डायरी में क्या है। आप कल आइए, मैं कुछ पुराने साहित्यकारों को, कुछ इतिहासकारों को, अधिकारियों को बुलाता हूँ, आप कल आ जाइए, कल मिलते हैं। तो साहब शेखर तैयार वैयार होकर अगले दिन ऑर्गेनाइजर्स के दफ्तर के बाहर पहुंचा। इसने देखा कि वहां पहले से ही बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े अधिकारियों की। उसमें हिंदी साहित्य संगम के अध्यक्ष थे, प्रेमचंद क्लब के चीफ थे, साहित्य संस्थान के बड़े बड़े अधिकारी थे, संस्कृति विभाग के कुछ लोग थे, और न जाने कौन कौन था उसमें। तो ये जैसे ही पहुंचे, लोग इनकी आवभगत करने लगे। आइए आइए शेखर जी आइए। गोल गले का सूट पहने हुए अस्थाना साहब ने शेखर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, भाई कमाल ही हो गया है, आपने तो जो ढूंढ के निकाला है, उससे तो हमारा शहर और हमारा विभाग दोनों उनकी बड़ी तारीफ होगी। और फिर हमारा ये जलसा जो है 31 वाला, ये तो पूरा वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। भाई क्या बात है। अच्छा डायरी लाए ना आप? जी जी मैं लाया, आइए फिर आइए। शेखर को वो एक ऑडिटोरियम में ले गए। साथ में वहां पहले से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था शेखर को, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे इतनी अहमियत मिल रही थी। एक तरफ इतिहासकारों की टीम थी, एक तरफ साहित्यकार थे, कुछ अधिकारी थे, तमाम लोग थे, और एक टीम थी जिसने डायरी पर जो प्रेमचंद के दस्तखत थे उनको मिलाकर ये सुनिश्चित किया कि डायरी वाकई प्रेमचंद की है और असली है। अब सबके चेहरों पे उत्साह था। सब लोग बैठ गए अपनी अपनी जगह पर। एक गोल ऐसा सभागार था, सबकी सीटें लगी हुई थी। बोले चलिए पढ़िए भाई, देखते हैं क्या लिखा है। सरकार के एक बड़े अधिकारी ने कहा। शेखर ने अपना गला खखार कर पढ़ना शुरू किया। ये दरअसल एक कहानी नहीं थी, ये एक कहानी की आउटलाइनिंग थी
जैसा अक्सर राइटर्स कहानी लिखने से पहले एक रूपरेखा बनाते हैं कि इस कहानी में क्या होगा, उस तरह की रूपरेखा थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रेमचंद जी की उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस कहानी में जो आउटलाइनिंग थी उसका कुछ लबोलुआब ये था कि एक ज़िला था जिसमें एक नया कलेक्टर आता है और वो वहाँ की जनता के लिए काम करने के बजाय अय्याशियों में डूब जाता है। ज़िले के लोग कैसे उसके जुल्म का शिकार होते हैं और फिर बाद में उसकी जो बाद में से नियति मान लेते हैं और उसके जुल्म के आदी हो जाते हैं। कुछ लोग उस कलेक्टर को भगवान मानने लगते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं, और वो कलेक्टर जो भ्रष्ट होता है उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐसा करने पर उन्हें पाप पड़ेगा। कुछ इसी तरह की कहानी थी। तो साहब, जैसे जैसे कहानी की पूरी रूपरेखा खत्म हुई, लोगों के चेहरे से मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो गई, मायूसी सी आ गई। एक अधिकारी बहुत अनइंटरेस्टेड तरीके से बोले, चलिए फिर ठीक है, जैसा होगा मैं आपको कल बताता हूं। चलिए भाई चलिए, कहकर सब लोग अचानक से उठे और जाने लगे। शेखर को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ अचानक। अस्थाना साहब ने इशारा किया कि वो फोन करके बात करेंगे, और वो भी बाहर, जो लोग जा रहे थे उनके पीछे पीछे भागने लगे थोड़ा तेजी से, वो भी बाहर निकल गए। शेखर को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उसे जवाब मिला अगली सुबह जब अस्थाना साहब का फोन आया। बोले, देखिए शेखर बाबू, डायरी में जो लिखा है असल में थोड़ा नेगेटिव है, मतलब थोड़ा डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब ये कि देखिए, हमारे प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट हैं वो तो कलेक्टर साहब ही होंगे, और डायरी में जो आपने कहानी की जो आउटलाइनिंग है उसमें भी कलेक्टर है, और वो थोड़ा करप्शन करता है, वो बुरा आदमी है, तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा हमारे चीफ गेस्ट के लिए, यू नो। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आप इस डायरी को शामिल नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा कि हम शामिल नहीं करेंगे? शामिल तो हम करेंगे, लेकिन आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। साथ मतलब ये कि कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा। मतलब बीच के कुछ आधे पन्ने आप गायब कर दीजिए, और उनको जो दूसरे पन्ने पे आप उतारेंगे तो उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ दीजिए। मतलब थोड़ा ऐसा जो हमारे कलेक्टर साहब के लिए कुछ अच्छा लगे, उसको पढ़ के लोगों के जहन में उनके लिए अच्छी। आप क्या बात कर रहे हैं? शेखर ने हैरानी से कहा। प्रेमचंद इतने बड़े राइटर, और मैं उनका लिखा बदल दूं? ये नहीं हो पाएगा, सॉरी। क्या बात कर रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता, कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन शायद अस्थाना साहब मसले को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाले थे। वो शाम को ही शेखर से मिलने उसके घर आ गए। साथ में उनके कुछ और अधिकारी थे, कुछ हिंदी साहित्य संस्थान के चेयरपर्सन थे, एक दो और भी लोग थे। आके बैठे और बोले, देखिए शेखर बाबू, अब कहानी तो आपके हाथ लगी है तो हक तो आप ही का है। भाई, हम आप पे कोई जोर जबरदस्ती तो डाल नहीं सकते, और ना ही डाल रहे हैं। लेकिन क्या है साहब कि घुमा फिरा के बात करने की आदत हमको है नहीं। सीधी बात करते हैं कि भाई देखिए, कलेक्टर साहब जो है वो मंत्री जी के बहुत खास आदमी हैं। अब हम चाहते हैं कि आप डायरी पढ़ें, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो आप पढ़ें, लेकिन कहें कि इस डायरी को ढूंढने में साहित्य संस्थान ने आपकी पूरी मदद की है। आप कहिए कि ये जो हमारी संस्था है उसने कई सालों तक आपको रिसोर्स मुहैया कराए, आर्थिक तौर पर, और आपको कॉन्टैक्ट्स दिए, आपकी यात्राएं हमने स्पॉन्सर की, बहुत कुछ हमने मदद की आपकी, तब जाकर कई सालों की मेहनत के बाद आप इस डायरी को ट्रैक कर पाए। और हमने आपकी हर कदम पर मदद की, साहित्य संस्थान के अधिकारियों ने आपका साथ दिया, हर तरह से आपकी मदद की, तब जाके ये आपको मिली। और इसके बाद आप डायरी में जो कुछ भी लिखा है उसको थोड़ा बदल दें, और देखिए, इधर देखिए, हाँ, अगर आप मान जाते हैं तो हम भी आपका ख्याल रखेंगे। साहित्य संस्थान में हम आपको सीनियर रिसर्चर के पद पर परमानेंट नियुक्ति दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं आपको। सोच लीजिए, मोटी सैलरी होगी, पेंशन वाली, सरकारी घर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, जिंदगी आराम से कटेगी आपकी। सोच लीजिए और सोच के बताइएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी तो 31 जुलाई आने में 2-3 हफ्ते हैं। चलिए साहब,
उन्होंने कहा और बाकी सब लोग उठकर चले गए। देखिए साहब, क्या है कि ईमानदार बने रहना बहुत आसान होता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपके पास बेईमानी का मौका ना हो। एक छोटी सी उसूलों की बेईमानी थी जो शेखर की जिंदगी के तमाम मसलों का हल दे रही थी। फैसला आसान नहीं था, और वैसे भी उसके उसूलों ने अब तक उसे दिया क्या था। मेघा से उसकी शादी हो नहीं पा रही थी, किताब उसकी अब तक छपी नहीं थी, नौकरी में तनख्वाह चूरन बराबर थी। मुश्किल होता है ऐसे में अपने उसूलों पर टिके रहना। खैर, 2-3 दिन गुजर गए, पर शेखर के कानों में उन अस्थाना साहब की आवाज अभी तक गूंज रही थी। वो गया, शीशे के सामने खड़ा होकर उसने अपने आप को देखा। उसकी उम्र ढल रही थी, आंखों के नीचे की खाल ढीली पड़ने लगी थी। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की तस्वीरें देखता था, उसके स्कूल वक्त के लोगों की, उसके कॉलेज के वक्त के लोगों की। सब कहां से कहां पहुंच गए थे। कोई किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, कोई विदेश में था, कहीं परिवार के साथ छुट्टी मना रहा था, कोई किसी बिजनेस ट्रिप पे था। और इनकी हालत तो ये थी कि ये अक्सर सोचते थे कि जो गांव वाला मकान है वहां कई सालों से पुताई नहीं हुई है। जिंदगी एक मौका दे रही थी जब सब कुछ बदला जा सकता था, और शेखर ने फैसला कर लिया। अगले दिन वो मेघा से जाकर मिला और उसने मेघा को बताया कि उसके पास क्या ऑफर है। वो बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम प्रेमचंद की डायरी में फ्रॉड करोगे? ये गलत है। और सही क्या है? शेखर ने उसकी बात काटी। ये सही है कि जिंदगी भर मैं ये बीहड़ गांव की खाक छानता रहूं? क्रांति के नाम पर जिस समाज के लिए मैं काम करता हूं, आज वो समाज मेरी नाकामयाबी पे हंसता है, चिढ़ाता है मुझे। तुम्हें पता है, जब मैं उस ऑडिटोरियम में प्रेमचंद की डायरी पढ़ने गया था तो बड़े बड़े अफसर मेरे लिए खड़े हुए थे, वो इंतजार कर रहे थे मेरा। क्या शान थी मेरी। मैंने 2 पल की जिंदगी जी जिसकी ख्वाहिश मुझे जमानों से थी। क्या फर्क पड़ेगा अगर कोई बिना कुछ बदले मैंने डायरी यूं ही सुना दी। इस समाज में कुछ नहीं बदलने वाला। जितना कुछ प्रेमचंद जी लिख गए हैं, क्या उससे कुछ बदला है? हालात देख रही हो, कहीं कुछ बदलता है? कुछ भी नहीं बदलता है। और तुम्हारा ज़मीर? मेघा ने अचानक कहा तो शेखर रुक गया। फिर बोला, एक शानदार नौकरी के बदले मैं अपनी ज़मीर की नाराजगी सह लूंगा, उसने कहा, और वो मेघा के घर से बाहर आ गया। कुछ दिन और गुजरे और उसके बाद उसने फैसला किया कि वो उस डायरी में लिखी कहानी की जो आउटलाइनिंग है उसमें बदलाव करेगा। और वही करने के लिए वो एक रात अपनी कुर्सी पर बैठा। उसने वो डायरी खोली और कांपते हुए हाथों से वो जो पुराने कागजों पर लिखी हुई जो कहानी थी उसे एक दूसरे कागज पे उतारी और फिर उसे बदलना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं और देर रात तक उसने उस कहानी से वो सब कुछ हटा लिया जो अस्थाना साहब चाहते थे। लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक उसकी आंख लग गई। रात के करीब 3-3:30 बजे होंगे जब उसकी आंख अचानक खुली, जब किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा। शेखर ने पलटकर देखा तो वही जहानत भरी 2 आंखें, घनी मूंछों वाला चेहरा, कमरे में मुंशी प्रेमचंद खड़े थे। एक औसत दर्जे का कोट, धोती और फटे हुए जूते उनके पैरों में थे। शेखर घबरा के पीछे हटा। प्रेमचंद मुस्कुराए, घबराओ मत, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी लिख रहे हो उसके साथ न्याय कर पा रहे हो या नहीं। मैं तो बस ये, कोई बात नहीं। देखो, हालात तुम्हारे हैं, फैसला भी तुम्हारा होगा, पर यह बताना मेरा कर्तव्य है कि यह धोखा तुम्हारे पैरों के नीचे मखमली कालीन बिछा देगा, पर वो आराम नहीं दे पाएगा जो आराम इन फटे हुए जूतों में है। शेखर ने सर झुका लिया। वो आगे बढ़े और कहने लगे, दिखाओ जरा क्या लिखा है तुमने इसमें।
जैसे उनका चेहरा शेखर के चेहरे के पास आया, शेखर अचानक डर गया और वो चीखने लगा। और चीखते चीखते उसकी आंख खुल गई। वो सपना देख रहा था, कमरे में अकेला था, डायरी मेज के किनारे रखी थी, हांफते हुए उसके चेहरे पर पसीना था। उसने एक गिलास पानी पिया और फिर वो बैल्कनी पर खड़ा हो गया। जाकर उसने सिगरेट जलाई और देर तक वो धुआं आसमान में उड़ाता रहा। और सिगरेट पीते हुए वो सोचता रहा, बहुत कुछ सोचा उसने, पाप पुण्य, उसूल, आदर्श, सच और झूठ के बारे में। लेकिन शेखर अगर प्रेमचंद की कहानी का कोई किरदार होता तो इस कहानी का अंत सत्य की जीत पर होता। वो उसे ठुकरा देता, वो उन सहूलतों को ठुकरा देता जो उसके जमीर का सौदा कर रही थी। लेकिन ये प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ये तो इस दौर की कहानी है जिसमें शेखर रहता है, जिसमें आप रहते हैं, जिसमें मैं रहता हूं। शेखर ने बहुत सोचा और फिर एक फैसला कर लिया। वक्त गुजरता रहा, कई हफ्ते गुजरे और फिर आई तारीख 31 जुलाई की, जिस दिन वो जलसा था। गांधी पार्क में हजारों लोग मौजूद थे। सरकारी कार्यक्रम था वो। पीछे प्रेमचंद की एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और एक बड़ी सी मूर्ति थी जिसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था, जिसका अनावरण होना था। मंच पर बड़े बड़े अधिकारी थे, साहित्य के नामवर शख्सियात थी, कलेक्टर साहब थे और मंत्रियों के साथ सोफे पर शेखर बैठा हुआ था। नीचे मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। कुछ देर बाद मुंशी प्रेमचंद की मूर्ति पर से वो कपड़ा हटाया गया। गांधी पार्क तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुंशी प्रेमचंद की तारीफ में कसीदे पढ़े गए और फिर शेखर को माइक पे बुलाया गया। शेखर स्टेज पर आया अपनी डायरी और कुछ नोट्स लेकर और बोला, दोस्तों, ईमानदारी की बात तो यह है कि इस डायरी को खोजने का श्रेय मेरा नहीं है। यह है साहित्य संस्थान के चेयरपर्सन, अधिकारीगण और पूरे विभाग का। मुझे तो बस ये पता चला था कि कहीं पे कोई डायरी है, लेकिन अगर मुझे विभाग मेरी मदद ना करता, रिसोर्स ना देता, आर्थिक तौर पे मदद नहीं करता, तो मैं इस डायरी को कभी नहीं ढूंढ पाता। इससे ये पता चलता है कि ये जो विभाग है ये अपनी साहित्यिक धरोहर के लिए कितना गंभीर है और कितना प्रतिबद्ध है। इसके लिए जोरदार तालियां। और अब मैं आपको डायरी में लिखी हुई कहानी की जो रूपरेखा है वो सुना रहा हूं। प्रेमचंद की मौत के 90 सालों के बाद आज पहली बार ये पढ़ी जा रही। और इत्तेफाक देखिए कि हमारे इस प्रोग्राम में कलेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और इस कहानी में भी एक कलेक्टर है और इत्तेफाक से वो भी इन्हीं की तरह है। वो पूरे ज़िले की बहुत सेवा करता है और बहुत लोग उसे दुआएं देते हैं। वो बहुत विकास के काम करता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ और आपको सुनाता हूँ वो जो कहानी की रूपरेखा है जो प्रेमचंद जी ने लिखी थी। पहले तालियों का शोर हुआ, फिर धीरे धीरे शोर थम गया और फिर शेखर ने डायरी पढ़नी शुरू की। स्टेज पर उसकी आवाज गूंज रही थी और शेखर के ठीक पीछे प्रेमचंद की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। और उस जगह से बहुत दूर एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी झोपड़ी में बैठा गंदे पानी का कटोरा हाथ में लिए घोंट घोंट पी रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आप इसे ऑडियो में सुन रहे हैं तो स्पॉटिफाई और जियो सावन या जो भी ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म है आपका, उससे आप फॉलो करें, स्टार्स दें ताकि ये कहानी और लोगों तक जाए। शो के प्रोड्यूसर हैं माज, विजुअल्स में मदद की है अलीना चौधरी ने, साउंड डिज़ाइन है अमन पाल का। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।